वेलकम टू मेडिकल मेविन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनजीकॉन टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 का इंग्लिश पोर्शन। तो इंग्लिश का जो सिलेबस है टेस्ट नंबर 1 में दैट इज़ प्रोनाउन एंटीसीडेंट एग्रीमेंट, और टेस्ट नंबर 2 का सिलेबस है एडवर्ब्स एंड प्रेपोजिशंस। तो हम हर एक एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे, उसमें जो ट्रिक्स यूज़ होते हैं वो डिस्कस करेंगे, जो मॉडिफिकेशन पॉसिबल है जिससे आंसर कंप्लीटली चेंज हो सकता है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 1 से। एमसीक्यू 163, ईच बॉय मस्ट ब्रिंग डैश ऑन पेंसिल टू द एग्जाम हॉल। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो होगा हिज। अब ये कैसे, तो आइए डिस्कस करते हैं। ये जो ईच है तो ये हमारे पास एक सिंगुलर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, even though it refers to multiple individuals in a group, but it views them one by one. फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक क्लासरूम में 10 स्टूडेंट्स हैं और मैं उनको कहता हूँ कि ईच बॉय मस्ट ब्रिंग डैश नोटबुक टुमारो। अब यहाँ पर मैं 10 के 10 स्टूडेंट्स को एड्रेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं एक एक को बता रहा हूँ कि हर एक ने नोटबुक लेनी है। तो लिहाजा जो हम मेरे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी हिज। ईच बॉय मस्ट ब्रिंग हिज नोटबुक टुमारो। ठीक, इसके साथ कुछ और वर्ड्स भी है, जैसे कि तो ये सारे वो वर्ड्स हैं जो कि हमेशा सिंगुलर वर्ब लेंगे, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे। ठीक। एमसीक्यू 164, नीदर ऑफ द गर्ल्स रिमेंबर्ड डैश पासवर्ड। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा ये भी हर आएगा। शायद आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स गर्ल्स को देख के ये समझे कि यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है दैट इज देयर, लेकिन इस तरह नहीं है। याद रखिए ये जो नीदर है दिस इज इनहेरेंटली सिंगुलर, इसलिए ये जिस भी नाउन को रेफर करेगा हम इसको हमेशा सिंगुलर पॉजेसिव प्रोनाउन ही देंगे। ठीक है। तो अगर नीदर ऑफ द गर्ल्स है तो आपने इसको नहीं देखना कि यहाँ तो गर्ल्स आया हुआ है जो कि प्लूरल है तो मैंने प्लूरल प्रोनाउन लेना है, इस तरह नहीं करना, बल्कि हमेशा आपने इसको सिंगुलर प्रोनाउन के साथ पेयर करना है। ठीक। इस एमसीक्यू को थोड़ा सा मॉडिफाई भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, नीदर अली नॉर द स्टूडेंट्स रिमेंबर्ड डैश पासवर्ड्स। तो अब यहाँ पे नीदर के बाद अली आया है जो कि सिंगुलर है। ठीक। लेकिन अब यहाँ पे हम सिंगुलर प्रोनाउन नहीं लेंगे, बल्कि हम रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी को फॉलो करेंगे। ठीक। अगर हमारे पास इस तरह का कोई एमसीक्यू आ जाए जिसमें नीदर और नॉर के जरिए आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया होता है, तो याद रख के हमेशा आपने वर्ब के नज़दीक वाले सब्जेक्ट को देख के ही डिसाइड करना है कि प्रोनाउन हम सिंगुलर लेंगे या फिर प्लूरल लेंगे। यहाँ पे चूंकि स्टूडेंट्स है एंड स्टूडेंट्स इज प्लूरल, लिहाजा यहाँ पर जो आंसर आएगा दैट विल बी देयर। ठीक। अब अगर ये स्टूडेंट होता तो फिर जो प्रोनाउन आता वो भी क्या था, सिंगुलर आता, फिर हिज आता। ठीक। तो आपने इसको देखना है कि वर्ब के साथ नज़दीक सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसी के मुताबिक आपने प्रोनाउन सेलेक्ट करना होगा। ठीक। एमसीक्यू 165, ऑल ऑफ द प्लेयर्स फॉरगॉट डैश जर्सीज। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी देयर। ठीक। याद रखिए ये जो ऑल है तो ये सिंगुलर प्रोनाउन भी ले सकता है और ये प्लूरल प्रोनाउन भी ले सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है। अब यहाँ पे ऑल ऑफ द प्लेयर्स है तो तमाम प्लेयर्स की बात हो रही है, तो तमाम प्लेयर्स ने जो है तो जर्सीज बोली। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी देयर। रिमेंबर प्लेयर्स इज अ काउंटेबल नाउन।
अगर हम एक टीम की बात करें, जैसे कि अगर क्रिकेट टीम की मैं बात करूँ तो उसमें 11 बंदे होते हैं और 11 जो नंबर है दैट इज़ काउंटेबल। तो इसीलिए यहाँ पर जो अब हमारे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी देयर, ठीक? ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास कोई अनकाउंटेबल एंटिटी आ जाए या फिर हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है जिसको हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं, तो उस केस में फिर ऑल हमारे पास सिंगुलर प्रोनाउन लेगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑल ऑफ द टीम्स इक्विपमेंट लॉस्ट डे शाइन। तो अब यहाँ पर जो प्रोनाउन आएगा दैट विल बी इट्स। क्यों? क्योंकि जो इक्विपमेंट है इसको हम एज अ सिंगुलर एंटिटी कंसिडर करेंगे, लिहाजा ये जो प्रोनाउन लेगा तो वो भी सिंगुलर होगा, ठीक? MCQ 166, either the manager or the assistants will present dash report। तो यहाँ पर भी रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी फॉलो होता है। आइदर एंड और के ज़रिए आपने दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट किया हुआ है, तो यहाँ पर भी हम रूल ऑफ प्रोक्सिमिटी को देखेंगे। जो सब्जेक्ट नज़दीक होगा वर्ब के, उसी के मुताबिक हम अपना प्रोनाउन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे चूँकि असिस्टेंट्स आया हुआ है एंड असिस्टेंट्स इज़ प्लूरल, लिहाजा जो प्रोनाउन आएगा वो भी प्लूरल आएगा, तो देयर रिपोर्ट हो जाएगा। हाँ, अब अगर यहाँ पर असिस्टेंट होता सिर्फ, यानी असिस्टेंट सिंगुलर है, तो फिर हमारे पास जो करेक्ट आंसर होता वो भी सिंगुलर होता, हिज, ठीक? MCQ 167, the board of directors expressed dash disappointment with the financial results। अब अगेन यहाँ पर स्टूडेंट्स डायरेक्टर्स को देख के शायद ए ऑप्शन मार्क कर ले, बट दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है इट्स। अब मैंने इट्स क्यों लिया? क्योंकि द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इज एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिफाइड कलेक्टिव नाउन। अब ये मुझे कैसे पता चलेगा कि इट इज एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट और अ सेपरेट यूनिट? तो आपने आगे सेंटेंस पूरा रीड करना है। दे एक्सप्रेस्ड डिसअपॉइंटमेंट, यानी तमाम के तमाम एक ही फैसले पे मुत्तफिक थे। तो जब भी सब एक फैसले पे मुत्तफिक होंगे तो फिर हम उस कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल एंटिटी ट्रीट करेंगे, ठीक? अब अगर उनमें आपस में इख्तिलाफ होता तो फिर हम देयर वाले ऑप्शन को प्रेफर करते, ठीक है? क्योंकि उस टाइम वो एक सिंगल एंटिटी के तौर पर एक्ट नहीं कर रहे होते, बल्कि हर एक का डिसीजन अलग होता, तो लिहाजा फिर हम उनको एज अ डिफरेंट एंटिटी कंसिडर करते और उस केस में फिर प्लूरल प्रोनाउन आता, ठीक है? लेट मी राइट वन MCQ। अब ये एक MCQ है, द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स साइंड डैश नेम्स ऑन द न्यू कॉर्पोरेट चार्टर। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी देयर। क्यों? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल अपना इंडिविजुअल नेम सेपरेटली साइन कर रहा है, तो यहाँ पर जो कलेक्टिव नाउन है इट इज एक्टिंग एज प्लूरल और डिस्ट्रीब्यूटिव, ठीक? MCQ 168, the jury were divided in dash opinions about the verdict। अब जैसे मैंने आपको एक पिछले ही MCQ में एक्सप्लेन किया, अगर तो हमारे पास क्लैशेस चल रहे हैं तो फिर उस केस में हम कभी भी कलेक्टिव नाउन को एज अ सिंगल एंटिटी डील नहीं करेंगे। अब जो ज्यूरी है तो वो क्या हो गए हैं, वो डिवाइड हो गए हैं इन ओपिनियंस अबाउट द वर्डिक्ट। वो फैसले के बारे में डिवाइड हो गए हैं, कोई एक फैसला दे रहा है तो कोई दूसरा फैसला दे रहा है। अब चूंकि यहाँ पर क्लैशेस आ गए हैं, यहाँ पर इत्तेफाक नहीं है, बेइत्तेफाकी है, लिहाजा यहाँ पर जो नाउन आएगा दैट विल बी देयर। कुछ अल्फाज मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। अब अगर इस तरह के अल्फाज आ जाए और तो हम हमेशा जो
कलेक्टिव नाउन है उसको प्लूरल कंसिडर करेंगे और उसके लिए जो प्रोनाउन और वर्ब आएगा वो भी प्लूरल आएगा। ठीक, इस एमसीक्यू को मॉडिफाई भी किया जा सकता है। लेट मी राइट अनदर एमसीक्यू। द ज्यूरी रीच डैश फाइनल वर्डिक्ट आफ्टर आवर्स ऑफ डेलिब्रेशन। अब यहाँ पर ये एक ही फैसले पर मुत्तफिक हो गए हैं घंटों की बहस मुबाहिसे के बाद। तो यहाँ पर जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा वो इट्स आएगा, क्योंकि अगेन द ज्यूरी इज एक्टिंग एज अ सिंगल यूनिट। एक फैसले पर इनका इत्तेफाक हो गया है। ठीक, तो अब यहाँ पर सिंगुलर प्रोनाउन आएगा। MCQ 169, everybody on the boys cricket team practiced hard to improve dash batting। तो जो everybody है that is an indefinite pronoun और indefinite pronoun is grammatically singular, लिहाजा यहाँ पर जो हमारे पास pronoun आएगा तो वो भी singular आएगा, तो B will be the correct option his। ठीक, अब आपको ये कैसे पता चलेगा, आप ये कैसे आइडेंटिफाई करोगे? तो एवरीबॉडी और प्रैक्टिस्ड के दौरान ये जो सेंटेंस है इसको आप इरेज कर लो, तो अब आपके लिए आसान होगा। एवरीबॉडी प्रैक्टिस्ड हार्ड टू इम्प्रूव हिज बैटिंग। ठीक, लेट मी राइट एन अदर एमसीक्यू। The members of the boys cricket team practiced hard to improve dash batting। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी देयर, क्योंकि मेंबर्स क्या है दैट इज प्लूरल। ठीक, तो अब यहाँ पर हमारे पास प्लूरल प्रोनाउन आएगा। MCQ 170, one of the female candidates forgot to bring dash admit card। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दैट विल बी हर। अब आप अगेन सोच रहे होंगे कि कैंडिडेट्स तो हमारे पास प्लूरल है, तो फिर रिमेंबर जब भी हमारे पास वन ऑफ दी आता है तो हमेशा इसके बाद जो नाउन आएगा वो प्लूरल होगा। क्या होगा? वो प्लूरल होगा। बट जो प्रोनाउन हम लेंगे तो वो हमेशा हम सिंगुलर लेंगे। इट विल ऑलवेज टेक अ सिंगुलर वर्ब एंड अ सिंगुलर प्रोनाउन। ठीक, तो फीमेल कैंडिडेट्स तो वी विल स्टिल टेक हर, सिंगुलर प्रोनाउन लेंगे हम। ठीक है, अगर एमसीक्यू इस तरह हो, she is one of those female candidates who always bring dash on materials। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास प्रोनाउन आएगा दैट विल बी प्लूरल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अब हमने रिलेटिव क्लॉज रूल को फॉलो करना है, यानी हु जो है इट इज रेफरिंग बैक टू दी कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स क्या है दैट इज प्लूरल। तो अब हम जो प्रोनाउन है तो वो भी प्लूरल लेंगे, चाहे वर्ब हो वर्ब भी प्लूरल लेंगे हम। ठीक है, MCQ 171, द स्टूडेंट्स सबमिटेड डैश असाइनमेंट्स बिफोर द डेडलाइन। तो ये तो एक इजी MCQ है, यहाँ पर हमारे पास देयर का ऑप्शन आएगा। नाउ लेट्स एक्सप्लेन टेस्ट नंबर 2 MCQs। MCQ 163, ही प्लेड डैश, और हमें बताया गया है कि चूज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एडवर्ब्स, यानी इस MCQ में हमें 3 एडवर्ब्स दिए गए हैं और हमने इनको ऑर्डर में जो है तो प्लेस करना है। 3 एडवर्ब्स कौन-कौन से हैं? तो द फर्स्ट वन इज इन द गार्डन, ये एक एडवर्ब हो गया। वेल, ये दूसरा एडवर्ब हो गया। एंड द थर्ड वन इज यस्टरडे। अब जो इन द गार्डन है तो ये कौन सा एडवर्ब है? दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस, यानी वेयर, तो इन द गार्डन, तो इट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। हाउ द एक्शन इज डन, दैट इज वेल।
तो ये हो गया हमारे पास एडवर्ब ऑफ मैनर। एंड व्हेन वाज इट डन, तो इट वाज डन यस्टरडे, तो ये हमें टाइम की इंडिकेशन देता है। तो अब हमारे पास 3 एडवर्ब्स आ गए, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर एंड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब हमने इनको करेक्ट ऑर्डर में प्लेस करना है। तो रिमेंबर द रूल, एम पी टी, ये रूल आप याद रखो। तो ये इस तरह का एमसीक्यू आपसे कभी भी गलत नहीं होगा। एम इज फॉर मैनर, पी इज फॉर प्लेस एंड टी इज फॉर टाइम। इस सीक्वेंस में आपने हमेशा इन तीनों एडवर्ब्स की प्लेसिंग करनी है। तो अब आप जरा इन ऑप्शंस में देखो कि कौन सा ऑप्शन इन पे फिट आता है। तो दैट इज ऑप्शन बी। यहाँ पर पहले है वेल, तो ये हो गया एम, एडवर्ब ऑफ मैनर। फिर सेकंड नंबर पे है इन द गार्डन, दैट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस। और थर्ड नंबर पे है यस्टरडे, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट आता है। एमसीक्यू 164, आई हैव लिव्ड इन द सिटी देश 2010। तो याद रखिए, यहाँ पर दो ऑप्शंस जो है तो आ सकते हैं, वन इज फॉर एंड द अदर इज सिंस। लेकिन अब हमने डिसाइड करना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो यहाँ पर मैं आपको दो बातें बता दूं। जब भी आपको कहीं फिक्स्ड टाइम दिया गया हो जिसका एक स्टार्टिंग पॉइंट मौजूद होता है, तो इस केस में आपने सिंस को सेलेक्ट करना होगा। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन दिया गया हो, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ये स्पेसिफाइड हो ही नहीं कि कब से और कब तक, तो उस केस में आपको फॉर यूज करना होगा। अब इस एमसीक्यू में आपको 2010 दिया गया है विच इज अ फिक्स टाइम। तो लिहाजा यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी ऑप्शन सी। अब अगर यहाँ पर 2010 की जगह 10 इयर्स लिखा होता, तो फिर आप कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करते? तो फिर आप फॉर सेलेक्ट करते। क्यों? क्योंकि आपको सिर्फ और सिर्फ ड्यूरेशन दिया गया है, कोई फिक्स टाइम नहीं दिया गया कि कब से कब तक। अब जो 10 इयर्स है, ये 2010 से भी हो सकते हैं 2020 तक, ये 2005 से 2015 तक भी हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक टाइम नहीं मेंशन। तो फिर हम फॉर यूज करेंगे। तो ये दो रूल्स आप याद रखो। एमसीक्यू 165, चूज द सेंटेंस विद द करेक्ट पोजीशन ऑफ एडवर्ब। अब इस एमसीक्यू में हमने अगेन एडवर्ब की करेक्ट प्लेसमेंट करनी है। एडवर्ब इज केयरफुली। अब ऑप्शंस को देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ऑप्शन ए इज ही ड्राइव्स केयरफुली द कार। ऑप्शन बी इज ही केयरफुली द कार ड्राइव्स। ऑप्शन सी इज ही ड्राइव्स द कार केयरफुली एंड ऑप्शन डी इज ही द कार ड्राइव्स केयरफुली। तो अब इन ऑप्शंस को अगर देखा जाए तो बी एंड डी तो कोई भी सेंस नहीं बनाते, लेकिन स्टूडेंट्स को अगर कंफ्यूजन होगी तो दैट विल बी इन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन सी, कि इन दोनों में कोई करेक्ट है। तो इसके लिए आप लोग एक सिंपल रूल याद रखो, दैट इज वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडवर्ब। यानी एडवर्ब कभी भी वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में नहीं आएगा। तो आइए देखते हैं कि ये रूल इन दोनों ऑप्शंस में कौन फॉलो करता है। ऑप्शन ए इज ही ड्राइव्स केयरफुली द कार। तो यहाँ पर जो केयरफुली है दैट इज एडवर्ब और ये वर्ब और ऑब्जेक्ट के बीच में आया हुआ है, तो लिहाजा ये तो करेक्ट ऑप्शन नहीं है। अगर ऑप्शन सी को देखा जाए तो ही ड्राइव्स द कार केयरफुली, ड्राइव्स इज वर्ब, द कार इज ऑब्जेक्ट एंड केयरफुली इज द एडवर्ब। तो यहाँ पर रूल फॉलो हो रहा है, लिहाजा ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है। एमसीक्यू 166, द फास्ट ट्रेन रश्ड डैश द लॉन्ग टनल। तो अब यहाँ पर दो ऑप्शंस में स्टूडेंट्स अक्सर कंफ्यूज होते हैं, अक्रॉस और थ्रू में। यहाँ अक्रॉस आएगा या फिर थ्रू आएगा। तो आइए इसको एक्सप्लेन करते हैं। एक हमारे पास होता है इनक्लोज्ड बाउंडेड 3D स्पेस एंड द अदर वन इज फ्लैट 2D सरफेस। अगर हमारे पास एक इनक्लोज्ड स्पेस है
जो कि बाउंडेड हो, 3D हो, तो उसके लिए हम थ्रू यूज़ करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक फ्लैट 2D सरफेस हो जो कि इनक्लोज्ड नहीं हो, तो उसके लिए हम अक्रॉस यूज़ करेंगे। तो अब अगर लॉन्ग टनल की बात की जाए, तो इट इज़ इनक्लोज्ड, इट इज़ बाउंडेड। तो इसलिए यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा दैट विल बी थ्रू। इसके लिए एक एमसीक्यू मैं आपको लिखवाता हूँ कि अक्रॉस कैसे यूज़ होगा। तो एमसीक्यू इज़ द बॉय रेन डैश द वाइड स्ट्रीट। तो अब यहाँ पर अक्रॉस आता है क्योंकि स्ट्रीट इज़ अ फ्लैट 2D सरफेस। ठीक। एमसीक्यू 167 चूज द करेक्ट सेंटेंस। अच्छा, इन चारों ऑप्शंस में हमने करेक्ट सेंटेंस यूज करना है। शी हैज नेवर बीन टू पेरिस। ऑप्शन बी इज शी हैज बीन टू पेरिस नेवर। ऑप्शन सी इज शी हैज बीन नेवर टू पेरिस एंड ऑप्शन डी इज शी नेवर बीन हैज टू पेरिस। तो यहाँ पर जो नेवर है, इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। इट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कितनी दफा, हाउ ऑफन। तो ये हमें ये बताता है। नेवर हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, ये सारे क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो अब हमने इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। तो इसके लिए मैं आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखवा लेता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह का कुछ सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारे पास बनेगा। तो आइए देखते हैं कि इन चारों ऑप्शंस में कौन सा वाला इसको मैच करता है। ऑप्शन ए, शी इज सब्जेक्ट, हैज हेल्पिंग वर्ब हो गया, नेवर इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, बीन हियर इज द मेन वर्ब और पेयर्स जो है ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये जो सेंटेंस है ये बिल्कुल इस फॉर्मूले को मैच कर रहा है, लिहाजा ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के दरमियान आएगा। ठीक। एमसीक्यू 168 दिस इज स्ट्रिक्टली अ सीक्रेट डैश द टू ऑफ अस। तो यहाँ पर एमंग आता है या बिटवीन आता है। तो रिमेंबर, यहाँ पर बिटवीन करेक्ट ऑप्शन है। जब भी दो लोगों के बीच में सीक्रेट होगा, कन्वर्सेशन होगी, जो भी चीज़ होगी, तो उसके लिए हमारे पास बिटवीन आएगा। अगर ये 3 लोग हुए या 3 से ज़्यादा लोग हुए, तो उस केस में फिर हम अमंग यूज़ करेंगे। ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, एमसीक्यू है द प्राइज मनी वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश द 5 विनर्स। तो अब यहाँ पर कितने बंदे हैं, 5। तो यहाँ पर क्या आएगा, अमंग। ठीक। MCQ 169 आवर ग्रुप फाइनली अराइव्ड डैश द रेलवे स्टेशन एट 6 PM। तो यहाँ पर एट आएगा। याद रखिए, अगर कोई स्पेसिफिक पॉइंट हो, प्रिसाइज डेस्टिनेशन हो या कोई बिल्डिंग हो, तो उसके लिए हम एट यूज़ करेंगे। ठीक। तो यहाँ पर जो रेलवे स्टेशन है ये एक स्पेसिफिक पॉइंट है या एक प्रिसाइज डेस्टिनेशन है, लिहाजा हम एट यूज़ करेंगे। और ग्रुप फाइनली अराइव्ड एट द रेलवे स्टेशन एट 6 PM। अब अगर एमसीक्यू इस तरह होता कि आवर ग्रुप फाइनली अराइव्ड, यहाँ रेलवे स्टेशन की जगह पेरिस होता, तो फिर हम क्या डालते, तो फिर हमारे पास इन आता। क्यों? बिकॉज पेरिस इज अ बिग सिटी। तो अगर कोई बिग सिटी है या फिर कंट्री है, तो उसके लिए फिर हम इन यूज करेंगे। ठीक। MCQ 170 he walked slowly dash the river bank enjoying the cool breeze।
तो वो दरिया के किनारे जा रहा था, ठंडी-ठंडी हवा से लुत्फ़ ले रहा था। तो यहाँ पर अब कौन-सा ऑप्शन करेक्ट आएगा? यहाँ तो ना अक्रॉस आ सकता है और ना थ्रू आ सकता है, क्योंकि ये रिवर को क्रॉस नहीं कर रहा बल्कि रिवर बैंक के साथ जा रहा है, ठीक? तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हमारा अलोंग बनेगा, क्योंकि वो दरिया के किनारे जा रहा है। तो इट विल बी अलोंग, ठीक? MCQ 171, you must submit the admission form dash Friday. Late forms will be rejected. अब यहाँ पर आपको ये बात बताई गई है कि लेट फॉर्म्स रिजेक्ट होंगे। तो इसका मतलब है कि फ्राइडे इज द स्ट्रिक्ट डेडलाइन, और जब भी आपको एक स्ट्रिक्ट डेडलाइन दी गई हो तो फिर आप वहाँ पे बाय यूज़ करेंगे। तो यू मस्ट सबमिट द एडमिशन फॉर्म बाय फ्राइडे। अब अगर एमसीक्यू इस तरह हो कि यू कैन कीप दिस लाइब्रेरी बुक डैश फ्राइडे, तो अब यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा? तो दैट विल बी अनटिल। व्हाई? क्योंकि थ्रू आउट द वीक फ्राइडे तक आप किसी भी दिन बुक जमा करवा सकते हो, किसी भी हफ्ते हो, कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है। हर हफ्ते में मंडे से फ्राइडे तक आप बुक जमा करवा सकते हो। तो यहाँ पर चूंकि कोई स्ट्रिक्ट डेडलाइन नहीं है, इसलिए आप अनटिल यूज करोगे। तो ये थी एनजीकॉन टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 2 की इंग्लिश एक्सप्लेनेशन। मैंने पूरी कोशिश की है कि जहाँ पर ट्रिक्स की ज़रूरत हो तो वो मैं एक्सप्लेन करूँ, जहाँ जहाँ मॉडिफिकेशन पॉसिबल होती है जिससे आंसर चेंज हो सकता है, वो भी मैंने पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को आइडेंटिफाई करवा सकूँ, ताकि आप लोगों की अच्छी सी प्रिपरेशन हो सके। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।